नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में बनी हुई है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, हमारे साथ हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना जी और हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी है, जो तमाम आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी हुई है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि जो अमृतपाल सिंह और जो राशिद है इंजीनियर, तो दोनों ने कल शपथ लिए हैं और ये दोनों आतंकवादी जो धाराएं हैं उनके तहत इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है और भारत विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त पाए जाने पर इनको जेल में रखा गया है। अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल में और राशिद को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद भी ये चुनाव जीते हैं और उनका कल वहाँ शपथ विधि समारोह किया गया है और 4 घंटा के लिए और अमृतपाल को 4 दिन के लिए वहाँ उनको छूट दी गई थी कि आप जाके शपथ ले सकते हैं और ये इस प्रकार से जो है ये पहली बार पैरोल मिली है कि देश विरोधी गतिविधियों में बंद होने के बाद भी इनको पैरोल पे छूट दी गई है और पैरोल के बाद इन्होंने जब शपथ लेने के बाद दोनों को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। इस खबर को लेके एक आर्टिकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि देश में जो कानून है उस कानून में जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि कानून में फेरबदल की जरूरत है, इसको भी देखिए कि दोनों ही देश विरोधी गतिविधियों के बाद आज जो संसद भवन में है और देश विरोधी गतिविधियां भी ऐसा नहीं है, दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। एक जो ISIS में इसमें शामिल है, दूसरा जो है खालिस्तानी उसमें मुहिम में शामिल है। उसके बावजूद चुनाव जीतना ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना गंभीर ये मामला है और कितने गंभीर लूपहोल है हमारे कानून में कि कोई भी यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है और उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती जिन लोगों ने इनको चुनाव जिताने में मदद की है। आमतौर पे कानून ये है कि जो भी अपराधी है उसको यदि कोई मदद करता है तो निश्चित रूप से वो भी अपराधी कहलाता है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों को जिताने में बहुत सारे लोग लगे होंगे, कार्यकर्ता लगे होंगे, उसके बाद वोट दिए हैं सब, लेकिन सभी इनके मददगार के श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। खैर, ये कानून की बात है, कानून में बदलाव आएगा तभी जाके इस प्रकार से जो है इस प्रकार के लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे। दूसरी पूरी से खबर है कि 53 साल बाद 2 दिन की रथ यात्रा है। जो नव यौवन दर्शन इस बार जो है वो नहीं होगी। कल से वहाँ भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा प्रारंभ होगी और 2 दिन रथ यात्रा के बाद उसको समाप्त किया जाएगा। उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 20 लाख से ऊपर प्रतिदिन लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं और रथ यात्रा का जो है इसमें शामिल होकर पुण्य कमाते हैं। कई किंवदंतियां हैं, कई प्रकार की कहावतें हैं कि इस बार रथ यात्रा में जो है शामिल होकर यदि दर्शन करते हैं तो उनको काफी पुण्य मिलते हैं। एक और खबर यह है कि भारतवंशी के लिए खबर हालांकि ब्रिटेन से है, लेकिन ये भारतीय खबर है, इसमें प्रमुखता से इसको सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया है कि भले ही ऋषि सुनक भारत के वो वहां पर हार गए हैं, लेकिन इस बार बड़े संख्या में जो है 26 सांसद भारत के वहां पर ब्रिटेन में बने हैं। कहा यह जा रहा है कि ऋषि सुनक के बनने के बाद जो मूल कारण है हारने का वो भी एक भारत का ही रहा है। इसके पीछे का कारण ये बता रहे हैं कि भारत में जो वीजा था, मतलब जो ब्रिटेन में जाने वाले लोगों के लिए जो वीजा प्रदान करते थे ब्रिटेन, उस पे उन्होंने बैन लगा दिया। उसमें इजी वीजा बैन था, इसी कारण से भारत के लोग उनसे नाराज थे। दूसरा यही है कि भारत के लिए जितने भी
निर्णय है उसमें एक भी निर्णय ऋषि सुनक ने भारत के पक्ष में नहीं लिया। लेकिन कहा यह जा रहा है जो नई पार्टी के जो जीतने वाली पार्टी के जो अभी वहां पर प्रधानमंत्री बने हैं, वो इस बार भारत के पक्ष में 2 बयान दिया है। एक बयान जीतने से ही दिया है कि भारत के साथ हमारे जो है गहरा रिश्ते होंगे। दूसरी बात यह है कश्मीर भारत का मुद्दा है, हम उनके साथ हैं। तीसरी बात यह है कि जो वीजा पर बैन लगाया हुआ था उसको उन्होंने कल ही हटा दिया, मतलब घोषणा कर दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि चुनाव में इसको बहुत बड़े पैमाने पे भारतवासियों ने उठाया था और इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जैसे ही अगर इसमें सत्ता में आते हैं तो ये भारतीयों के लिए ये छूट होगी। तो ये एक और बड़ी खबर ये है। एक और जो नीट परीक्षा को लेके गड़बड़ी के जो सबूत है, इसके लिए केंद्र सरकार ने मना कर दिया है कि नीट और यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं। मतलब इस प्रकार से जो है कि लोग बोल रहे थे कि नीट में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब देना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलब किया था केंद्र सरकार से, उस पे उन्होंने क्लीन चिट देने की बात कही है कि इसमें किसी प्रकार से कोई सबूत नहीं है। अब ये देखने योग्य होगा कि इसमें किस प्रकार के जो है दस्तावेजों को उन्होंने सबमिट किया कोर्ट में और क्यों कहा जा रहा है कि इसके कोई सबूत नहीं है। इसके सीबीआई भी जांच कर रही है, अभी समिति भी बनाई गई है, लेकिन सरकार ने बावजूद इसके भी कहा कि इसमें नीट जो है क्लीन है, इसमें किसी प्रकार के जो है गड़बड़ी के सबूत नहीं है। एक अंतिम खबर है जो टेस्ला भारत में अब टेस्ला कंपनी आने वाली थी, वो कंपनी का आना यहाँ पर जो है अभी चल गया है। इसके पीछे के जो कारण है ये बताया जा रहा है कि जो एलन मस्क है उनके बीच और भारत के जो अधिकारियों के बीच की जो संवाद है वो टूट चुका है। इसके कारण बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो है एलन मस्क ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था ईवीएम को लेकर, उसको आधार बनाया जा रहा है कि एलन मस्क ने जो भारत के गतिविधियां है, भारत का मामला है, उस पर उन्होंने हमला किया। यही कारण है कि भारतीय जो अधिकारी वर्ग है वो इनके संपर्क में नहीं है और इनसे संपर्क तोड़ दिए। मतलब इनडायरेक्टली जो एग्रीमेंट वगैरह टेस्ला को लाने का चल रहा था वो उस पर अभी विराम लग गया है। कहा जा रहा है कि ये भारत में अभी तक आए नहीं, लेकिन इस प्रकार के जो है अंदरूनी मामले पर जब हस्तक्षेप कर रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद ये और ज्यादा हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसी को देखते हुए ये संवाद बंद किया गया है। अब मुझे लगता है कि इससे भारत को ज्यादा नुकसान हो या ना हो, लेकिन टेस्ला को बहुत बड़ा नुकसान होगा, मतलब एलन मस्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 150 देशों के बराबर अकेले भारत जो है ये कारों का उपयोग करते हैं। मतलब चीन के बाद सबसे ज्यादा कार उपयोग करने वाले जो लोग हैं वो भारत में ही है। मतलब सबसे बड़ा बाजार जो है वो भारत में है। ऐसी स्थिति में अगर भारत में प्रवेश इनको मिल जाता तो बड़े पैमाने पे जो है ये व्यापार कर सकते थे, लेकिन अब नहीं हो पाएगा और कब हो पाएगा उसके कोई भरोसा भी नहीं है। तो यही कारण है कि अधिकतर लोगों का ये कहना पड़ रहा है कि भाई जिस देश में आप जाओगे उस देश के प्रति आपको वफादार होना जरूरी है, भले ही आप किसी भी बड़े पैमाने के जो है व्यवसायी हो। तो ये भारत के लिए तो नुकसान है ही, लेकिन एलन मस्क के लिए व्यक्तिगत नुकसान भी है क्योंकि उनके स्टेटमेंट के बाद ये स्थिति बनी। जी निशा, खबरों की ओर रुख कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, एडिटर सूरज जी। बिल्कुल निशा, जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने कहा, ऋषि सुनक की हार और स्टारमर की जीत की जो खबर उन्होंने विश्लेषण किया है, वास्तव में वो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के जो राजनयिक संबंध हैं या व्यावसायिक संबंध है, उन संबंधों को देखते हुए जो वीजा की पाबंदी हटाई गई है, बड़ा फैसला है ये। और जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने कहा
कि ऋषि सुनक की हार के पीछे भारतीयों के लिए गए फैसले या भारतीयों के लिए ना लिए गए फैसले भी एक बड़ी वजह बनी है। इसी बिल्कुल। खबर पे आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि जो कीर स्टारमर हैं, उन्होंने जो जिस कैबिनेट का उन्होंने गठन किया है, तो ऋषि सुनक की जो कैबिनेट थी उसमें 7% सदस्य जो थे वो मिडिल क्लास परिवारों से थे, लेकिन स्टारमर की कैबिनेट में 46% सदस्य मिडिल क्लास परिवारों से हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक संदेश देना चाहा और कैबिनेट के गठन में उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में क्या संदेश वो देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल चुनाव परिणाम आए वहां के, ब्रिटेन के चुनाव परिणामों में लेबर पार्टी को 412 सीटें मिली। तो 412 सीटें ये भारतीयों के कारण मिली हैं और अब की बार 400 पार का नारा जो भारत के लोकसभा चुनाव में दिया गया था, ये वहां चरितार्थ हुआ। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बड़ी गॉसिप चल रही है कि अब की बार 400 पार, वहां लेबर पार्टी जो है कीर स्टारमर की, वो उस पार्टी ने उसको चरितार्थ करके दिखाया है वहां बिल्कुल। पर। और लोगों की नाराजगी जो रही है, लोगों के अपेक्षाओं पर खरा ना उतर पाना ही ऋषि सुनक के लिए एक सबक बना है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें इस समय वायरल हो रही हैं, जहां एक तरफ जो नए प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, कीर स्टारमर और उनकी पत्नी विक्टोरिया, वो उन दोनों की फोटो जो है वो फ्रंट पोज में है, फ्रंट पोज में वो फोटो है और साथ ही वो जनता का अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी जो अक्षता हैं, उनकी तस्वीर है जो बैक पोज है और वो बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड किया जा रहा है। बिल्कुल। साथ ही एक और खबर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो खबर है क्योंकि चीन को अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन देश क्यूबा में जासूसी के लिए एक अड्डा मिल गया है, जहां से वह अमेरिका की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बियों की जो मेजबानी के बाद इस बात का पता चला है कि चीन अमेरिका की जासूसी कर रहा है और जासूसी करने में सक्षम क्यूबा में एक नया राडार साइट बना रहा है। चीन के द्वारा यह जो राडार साइट बनाई जा रही है, इस सिस्टम को अमेरिका के ग्वांतनामो ये नौसैनिक अड्डा है अमेरिका का, ग्वांतनामो, उसके पास में उन्होंने ये राडार सेंटर बनाया है और इसे अमेरिकी नौसेना ऑपरेट करती है। जी। इस नए रडार साइट, क्योंकि ये जो नौसैनिक अड्डा है, ये अमेरिकी नौसेना का कार्यालय है यहाँ पर, लेकिन उसके पास में जो रडार साइट शुरू होने के बाद चीन का जो अमेरिकी युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके परमाणु पनडुब्बियों पर निगाह रखने में सक्षम हो जाएगा। तो चीन की यह जो कोशिश है और चीन के द्वारा यह जो कवायद की जा रही है, क्योंकि क्यूबा की नई रडार साइट की सैटेलाइट तस्वीरों को वॉशिंगटन थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल स्टडीज ने विश्लेषण किया है और उन्होंने इस बात को उजागर किया कि चीन यह रडार साइट जो बना रहा है, क्योंकि क्यूबा की निगरानी क्षमताओं में यह नवीनतम आंकड़े अपग्रेड हैं और क्यूबा और अमेरिका के बीच के संबंध जग जाहिर हैं। तो क्यूबा को चाइना ने सेंटर बनाया है और वहां पर अपना जो राडार साइट उपकरण निर्मित कर रहा है, उसको लेकर के एक तरफ चिंता भी है, क्योंकि CSIS की रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि फ्लोरिडा में ही कैप कैनरावेल जो है उसका जो प्रमुख है अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर है वहां पर। और CSIS ने इस रिपोर्ट में सीक्रेट सिग्नल कोडिंग चाइनाज इंटेलिजेंस एक्टिविटी इन क्यूबा का नाम दिया है कि जी। चाइना जो है वो क्यूबा में एक इंटेलिजेंट एक्टिविटी कर रहा है और इसी जगह पर अमेरिका के दक्षिणी कमान और सेंट्रल कमान दोनों का मुख्यालय भी है। बिल्कुल। तो हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि ये जो CSIS की जो रिपोर्ट आई है, तो चाइना ने भी इसका खंडन किया है, क्यूबा ने भी खंडन किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट में इस बात पे स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि क्यूबा में चाइना ने अपना राडार सेंटर बनाया है। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम मौसम का देख रहे हैं हाल, तो इसी के चलते मेक्सिको में जो है बेरिल तूफान आया है और बेरिल तूफान जो है मेक्सिको के तट पर टकराया है और एक रिपोर्ट आई है इसमें, क्योंकि ट्यूलिम की रिपोर्ट है और वहाँ पेड़ों को नुकसान पहुंचा है, बिजली गुल हो गई है। हालांकि इसमें बताया गया है कि इस श्रेणी के 3 तूफान की ओर दस्तक आने की संभावना बताई जा रही है। दूसरी तरफ मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक खबर ऐसी है जिसको लेकर के चिंता करने की बात और चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एजेंसियों ने दावा किया है कि खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो हथियारों की सप्लाई निरंतर कर रहे हैं और इसी क्रम में
खालिस्तानी आतंकी संगठन जो है बब्बर खालसा, जैसे बीकेआई कहा जाता है, वो भारत के खिलाफ एक नई साजिश रच रहा है। उस बार उसके निशाने पर पंजाब नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि पंजाब में और पंजाब से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र में बब्बर खालसा का जो एक्टिविटी रही है, मूवमेंट रहा है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। और खुफिया एजेंसियों ने कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं खुफिया एजेंसियों को, जिनसे पता चला है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल पश्चिम बंगाल में न केवल अपना स्लीपर सेल नेटवर्क बना रहा है, बल्कि पश्चिम बंगाल को सुलगाने की साजिश भी रच रहा है। यहाँ पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में न केवल आतंकी हथियारों की सप्लाई की जा रही है, बल्कि वहाँ के युवाओं को बम बनाना भी सिखाया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल को सुलगाने के लिए, वहाँ साजिश रचने के लिए बब्बर खालसा का यह जो क्रम है, हालांकि एजेंसियों को इनपुट मिला है, एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं कि उस स्लीपर सेल में किन किन लोगों को रखा गया है, तो उनकी भी पड़ताल की जा रही है और संभावना है कि पहचान करके उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल जी। यहाँ एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा, वो खबर अमेरिका से है, जहां कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी हुई है और 30,000 लोगों को वहां से विस्थापित किया गया है। और ये उत्तरी कैलिफोर्निया का प्रांत है और जंगल की आग, जंगल और ये जो प्रांत है यहाँ पर ये आग की चपेट में है। और यहाँ का तापमान 47 डिग्री से ज्यादा हो जाने के कारण आग ने भयंकर रूप ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बता दूं कि जंगल की आग को देखते हुए 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। हालांकि पिछले बात करें कि इस हादसे में अभी तक 4 लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं और 74 से ज्यादा मकान और कई वाहन इस आग की चपेट में आ गए हैं, जिस कारण से वहां हालांकि जो रक्षक दल है वो लगातार प्रयास कर रहा है, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कैलिफोर्निया की है जो आग है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। जी निशा। जी बिल्कुल। और तमाम मध्य प्रदेश की भी अपडेट ले लेंगे। मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास है और सुर्खियों में बना हुआ है, राजेश सक्सेना जी। बिल्कुल निशा, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 2-3 ऐसी खबरें हैं जो प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों में छापी गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा सभी समाचार पत्रों में मध्य प्रदेश के मानसून सत्र या कहें बजट सत्र को लेकर है। चर्चा इस बात को लेकर है कि जिस समयावधि तक सत्र को चलना था, उससे काफी पहले सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार से शुरू हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सत्र था, शुक्रवार को शाम को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पिछले 20 साल में एक बार भी बजट सत्र तय अवधि तक नहीं चला, यानी कि चिंता इस बात को लेकर कि लगातार जो सत्र की अवधि घट रही है, जो जनहित से जुड़े मुद्दे फ्लोर पर आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं और कहीं न कहीं शोर के बीच, हंगामे के बीच अपनी तय अवधि के पहले सत्र समाप्त हो जाता है। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक ये सत्र चलना था निशा, और जिसमें कुल 14 बैठकें होना थी। और जब 3 तारीख को बजट आया था तो मैंने देखा कि ये पहला मौका था कि जब वित्त मंत्री जगदीश सिंह लगातार बजट पेश कर रहे थे सदन में और विपक्ष की तरफ से लगातार हो हंगामा, शोर शराबा चलता रहा, और इसके अलावा कई से तमाम मुद्दे रहे जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा है। तो चिंता इसी बात को लेकर सभी समाचार पत्रों में देखी गई है कि जो सत्र है और जो सत्र की अवधि है वो लगातार छोटी होती जा रही है। ये भी कहा गया कि सत्र लंबा चलाने लायक कोई ऐसा बिजनेस नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं जो सदन में आना चाहिए वो भी एक बिजनेस है, उन पर चर्चा क्यों नहीं की। तो तमाम सारी जो चीजें हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो सत्र की अवधि है, क्योंकि आप 1 जुलाई से 19 जुलाई तक आपको सत्र चलाना था, लेकिन वो 5 जुलाई को ही समाप्त हो जाता है, और वो भी बजट सत्र, क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि बजट सत्र एक ऐसा सत्र होता था कि उसकी अवधि ज्यादा होती थी, तमाम सारे विधेयक उसमें पास होते थे, इसमें भी विधेयक थे और उनको 2-3 दिन के अंदर उनको सदन से पास कराया गया। दूसरी तरफ जिस खबर की दूसरी खबर है जिस पर चर्चा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने में संगठनात्मक बदलाव हुआ है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से पूरे देश के जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनको बदला है। मध्य प्रदेश में भी ये बदलाव देखने को मिला है। और प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की बात करें तो मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता वी मुरलीधर राव की जगह यूपी के जो विधान परिषद सदस्य है महेंद्र सिंह, उन्हें मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, यानी कि उनको प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सह प्रभारी की बात की जाए तो दिल्ली के जो पूर्व अध्यक्ष है सतीश उपाध्याय, उन्हें सतीश प्रभारी उनको सह प्रभारी बनाया गया है।
क्योंकि अगर मुरलीधर राव की हम बात करें, भले वो प्रदेश प्रभारी थे, लेकिन उनकी कोई विधानसभा चुनाव में भूमिका दिखी, उनकी कोई लोकसभा चुनाव में भूमिका नहीं दिखी और वो एक निष्क्रिय तौर पर देखे गए। हालांकि यही कारण रहा है कि जब चुनाव की हम बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, तो भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनको प्रभारी बनाया गया था और अश्विनी वैष्णव वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया था। तीसरी खबर पर्यावरण को लेकर है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। भोपाल से इसकी शुरुआत वो कर रहे हैं। भोपाल का जो जम्बूरी मैदान क्षेत्र है, वहां पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत करेंगे, वृक्षारोपण वहां पर करेंगे। जो प्रदेश सरकार का ये अभियान है, या प्रदेश सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह से एक अभियान के तौर पर इसे लिया है, तो 5.5 करोड़ पौधे पूरे मध्य प्रदेश में रोपे जाएंगे। इसके अलावा आज सीएम का उज्जैन दौरा भी है, वहां पर भी इस अभियान की शुरुआत करेंगे और अन्य कार्यों में वहां पर शामिल होंगे। जी बिल्कुल, और तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। ज्ञानेश जी हमारे साथ है लखनऊ ब्यूरो से। ज्ञानेश जी, तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की अपडेट दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाबा सूरजपाल का करीबी हाथरस कांड का जो मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और जो हाथरस में भगदड़ से हुई 123 मौतों के मामले में पुलिस FIR में दर्ज मुख्य आरोपी बनाया गया है बाबा सूरजपाल। जाटों के करीबी 1 लाख के इनामी देव प्रकाश मधुकर को यूपी स्टेट की आगरा इकाई ने दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के एक अस्पताल से गिरफ्तार करने का दावा किया है। जबकि बाबा के वकील AP सिंह का दावा कि उसने सरेंडर किया और देव प्रकाश मधुकर के वकील की माने तो वह बीमार है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ है। वहीं उसने सरेंडर किया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। STF की आगरा इकाई की टीम देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हो गई है। वहीं इस मामले पर मायावती ने कहा है कि देश में गरीबों, दलितों, पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। जबकि बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, अर्थात इन्हें अपनी पार्टी BSP से जोड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की मृत्यु हुई। अति चिंताजनक है, मायावती ने अपने ट्विटर से कहा है। मैं बात करूंगा कि यूपी में कोटी से मंत्री बने नेताओं का सम्मान समारोह होगा और बीजेपी आज 10 केंद्रीय मंत्रियों को सम्मानित करेगी। ये पूरा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मान कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं मैं बता दूं निशा की उत्तर प्रदेश में मेरठ में वेस्ट यूपी में कांवड़ यात्राओं के लेकर हाई लेवल बैठक होगी आज, और मुख्य सचिव मनोज सिंह, DGP प्रशांत कुमार बैठक को लेंगे और कमिश्नरी सभागार में दोपहर लगभग 12:30 बजे बैठक शुरू होगी। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के अफसर बैठक इस शामिल में होंगे और बरेली, आगरा, अलीगढ़ मंडल के भी अफसर इसमें होंगे। 6 मंडलों के पुलिस प्रशासन के अफसरों को बुलाया गया। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के अफसर भी बैठक में शामिल होंगे। राज्यों और जिलों की कांवड़ रणनीति प्रस्तुत करेंगे अफसर। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी सुरक्षा तक के मामलों पर चिंतन होगा। वहीं मैं बात करूंगा बाढ़ से पहले योगी सरकार की तैयारियां पुख्ता होगी और उत्तर प्रदेश में 612 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई। अधिकारियों ने बाढ़ को लेकर तैयारियां पुख्ता की है। संभावित 39 जिलों में खाद्यान्न टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 10 करोड़ की धनराशि जारी हुई है। बिल्कुल ज्ञानेश जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। उत्तराखंड की भी हम तमाम अपडेट ले लेंगे। अर्चना जी हमारे साथ हरिद्वार से। अर्चना जी, तमाम हरिद्वार उत्तराखंड से क्या कुछ खास है आज दर्शकों के साथ साझा करें। जी निशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, वहां 1 महीने पहले से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। कांवड़िये बहुत दूर दराज से कांवड़ के लिए जल भरने यहाँ उत्तराखंड आते हैं। कई कांवड़िये जो शिव भक्त है वो वहां पे भी जाते हैं, गौमुख से गंगा जल लेकर आते हैं और अपने अपने शिवालय पर चढ़ाते हैं, जिनको काफी समय लग जाता है वहां तक जाने के लिए। इस बार यही कांवड़ यात्रियों को गौमुख जाने से रोक लगा दी गई है, क्योंकि यात्रियों को गौमुख जाने पर इसलिए रोक लगाई गई है कि पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाके तक जो नदियां और नाले रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण असमंजस की सुविधा बनी रहती है। सूबे के मुखिया कल यहाँ पे दौरा पे आए थे, हरिद्वार दौरे पे आए थे
वहाँ मैंगलोर जो हमारा विधानसभा है, वहाँ के करतार सिंह बडाना का प्रचार करने, लेकिन उनके जाते ही जब जाने का हुआ, प्रस्थान करने का समय आया, तो जितने भी लोग सीएम धामी को सुनने वहां पहुंचे थे, वो सीएम धामी को देखने की भीड़ लगा लिए। कहीं एक हादसा का रूप ना लेता, यहाँ प्रशासन काम नहीं कर रही थी। देखा गया कि यहाँ पुलिस भीड़ को संभालने में असमर्थ थी, और ना ही बडाना जी की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान किया गया था कि भीड़ को काबू किया जाए। बिल्कुल कर किया जाए। बिल्कुल। अब आपको बता दें कि यहीं पर आचार संहिता का भी उल्लंघन करते उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जहाँ इस पे जांच होने का विषय है। आपको बताना चाहूंगी 22 जुलाई को जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, वहीं कॉरिडोर एलिफेंट कॉरिडोर बन रहा है। एलिफेंट कॉरिडोर बनने के कारण हरिद्वार और नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ शहर है, वो इतना कंजेस्टेड हो गया है कि इस बार यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी। इतनी सक्रिय वो हो गई है कि वाहन को पुलिस प्रशासन काबू नहीं कर सकती है। यहाँ पर प्रशासन को कार्य करने की जरूरत दिखाई दे रही है। बिल्कुल। मैं आपको और बताना चाहूंगी कि पहले हरिद्वार और नंबर 1 पर रहता था गन्ने की बुआई में और गन्ने की पिराई में। पिराई सत्र भी शुरू हुआ जब 2023-2024 का, तो यहाँ पे इस बार देखने को मिल रहा है कि उधम सिंह नगर पहले नंबर पर आ चुका है। जी बिल्कुल। आपको बताना चाहूंगी जी निशा, आपको बताना चाहूंगी कि एलिफेंट कॉरिडोर के बनते ही यहाँ पर प्रशासन और शासन को इस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि मेला और चारधाम यात्रा हरिद्वार से ही शुरू होती। बिल्कुल। जी अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिद्वार की तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें थी जो आज सुर्खियों में बनी हुई थी, हमने जाना। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।